की? बच्चे की मदद किसने की? किसी एल्डर ने की, किसी उसके टीचर ने की। तो उसकी मदद से बच्चा जो है 60% जो है, 40% तक तो वो खुद से कर सकता है। अब 60% के लेवल पर बच्चा पहुंच गया, यानी कि उसका 100% हो गया। अब इन दोनों के अंतर को, इन दोनों में क्या अंतर हो गया? दोनों में कुछ तो अंतर हुआ। 40 और 60% में कुछ तो, 100% जाने में बच्चा को 60% जो है दूसरे की मदद लेनी पड़ी ना। बच्चा दूसरे की या किसी एल्डर्स की या फिर अपने टीचर्स की मदद से उस लेवल तक पहुंच पाया। तो इन दोनों के अंतर को ही हम लोग ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर निकटतम विकास का क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि बच्चा जो है विकास के निकटतम स्तर पर किसी एल्डर की मदद से पहुंच गया, ठीक है, या फिर समीपस्थ यानी कि इसके समीप पहुंच गया। मैम ये इंग्लिश वाला फिर से बोलिएगा मैम, जॉन ऑफ। जो ZPD, इसको शॉर्ट में ZPD के नाम से भी क्वेश्चन आता है, या फिर इंग्लिश का फुल नेम है फुल फॉर्म। जोन ऑफ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हम आप लोग को ये चीज आज ब्लैक बोर्ड पे करके दिखाने वाले थे, लेकिन आज करंट ही नहीं है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, या फिर शॉर्ट में इसको ZPD भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, क्या इसको कहा जा सकता है कि समष्टि विकास का क्षेत्र से तात्पर्य बच्चों के लिए एक ऐसे कठिन कार्यों के, देखिए एक ऐसा कठिन कार्य होता है, मतलब उनके लिए क्या है, जहां तक वो कर सके वो तो उनके लिए इजी था, लेकिन इसके बाद से जब वो नहीं कर सके वो कार्य उनके लिए क्या हो गया, कठिन हो गया, टफ हो गया। अब वो उस आगे लेवल पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं। तो वो जो रेंज हो गया बच्चों के लिए, वो रेंज उनके लिए क्या हो गया, टफ रेंज हो गया, जिसे वह अकेले नहीं कर सकते। उनको उसके लिए किसी की मदद चाहिए, यानी कि किसी का सहयोग चाहिए। तो वयस्कों का या फिर किसी कुशल सहयोगी का क्या चाहिए, मदद चाहिए, जिससे वह अपने संभावित क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। इसी संभावित क्षेत्र को, तो जहां तक वो किए वो वास्तविक विकास का क्षेत्र, जिस जहां किसी के सहयोग से किए वो संभावित विकास का क्षेत्र, और जब अपने गोल तक पहुंच गया, टॉप तक पहुंच गया, वो हम लोग का ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहला जाता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का, वहां पे डायग्राम बन जाएगा, अंधेरा है, इमरजेंसी लगाना पड़ेगा। अच्छा देखिए, समीपस्थ विकास के क्षेत्र को ठीक ढंग से समझने के लिए हम लोग चलिए एक उदाहरण को जानते हैं। उदाहरण क्या है हम लोगों का, कि मान लीजिए, मान लिया जाए कि 5 वर्ष की एक लड़की है, दो लड़कियां हैं, 5 साल की दो लड़कियां हैं, ठीक है। पहले तो देखिए दोनों में अंतर, प्याजे जी और वाइगोस्की जी में अंतर क्या है। प्याजे जी क्या बोलते हैं कि बालक का लेवल जहां तक है, बालक का संज्ञान क्षेत्र वहीं तक है, ठीक है। जो हम लोग डायग्राम कल बना के दिखाए थे, बच्चा मान लीजिए 40% अपने ही मदद से कर रहा है, यानी कि प्याजे जी के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक क्षेत्र वहीं तक है, इसके बाद बालक का संज्ञानात्मक क्षेत्र क्या है, समाप्त हो जा रहा है, उसको अब किसी की मदद नहीं देनी है। प्याजे जी यही कहते थे ना, प्याजे जी ने सहयोग का जिक्र नहीं किया था, लेकिन वाइगोस्की जी क्या बोल रहे हैं कि 40% तो बच्चा खुद की मदद से कर रहा है, अब हम उसको थोड़ा सा सहयोग दे दे, थोड़ा सा किसी एल्डर की मदद मिल जाए, तो बच्चा जो है अपने संभावित क्षेत्र तक पहुंच सकता है, यानी कि अपने गोल तक पहुंच सकता है। और इसी का जिक्र प्याजे जी ने नहीं किया। ये दोनों में अंतर है, और ये दोनों का अंतर हम लोग का इस तरह से अंतर बोल के पूछता है, ठीक है, कि संभावित क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र जो का स्तर जो है वह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, प्याजे जी के द्वारा या वाइगोस्की जी के द्वारा। तो प्याजे जी ने कभी भी संभावित विकास का क्षेत्र का प्रतिपादन नहीं किया है, उन्होंने कभी भी सपोर्ट का जिक्र नहीं किया है। तो ठीक है, देखिए दो लड़कियां हैं, मान लीजिए दो आप लोग का, यहाँ पे ज्योति जी हैं और प्रियदर्शनी जी हैं, इन दोनों का ही नाम हम लोग ले लेते हैं। तो प्याजी जी द्वारा दिए गए अगर संरक्षण समस्या का समाधान नहीं कर पाती है, प्याजे जी ने संरक्षण में बताया था ना, संरक्षण का मतलब क्या, प्याजे जी ने बताया था ना कि दो बर्तनों में क्या है, दूध है, ठीक है, एक पतले मुंह वाला और एक चौड़े मुंह वाला, दोनों लड़कियों को दिखाया गया। एक लड़की देख, दोनों लड़कियां देखकर यही बोलती है कि पतले मुंह वाला ग्लास में दूध ज्यादा है और चौड़े मुंह वाले ग्लास में दूध ज्यादा है। लेकिन उसमें से एक लड़की को, मान लीजिए ज्योति जी को, समझा दिया गया कि देखिए दोनों ही दूध का मात्रा जो है बिल्कुल समान है, ठीक है, अंतर क्या है, बस बर्तन के आकार में आयतन का अंतर है, जिसकी वजह से दूध का परिमाण हमें ज्यादा और कम दिखता है। तो ज्योति जी को समझा दिया गया। तो जो समझाने का मतलब क्या, ज्योति जी को सहयोग दिया जा रहा है,
तो ज्योति जी को सहयोग दिया गया, तो ज्योति जी उस चीज को समझ गई, लेकिन प्रियदर्शनी जी को समझाया नहीं गया, कोई सहयोग नहीं दिया गया, तो उनका ज्ञान का क्षेत्र कहाँ तक रह गया, वहीं तक सीमित रह गया। तो एक तो प्याजे जी के अनुसार हो गया और एक वाइगोस्की जी के अनुसार हो गया। सहयोग के द्वारा उनके ज्ञान के स्तर को और अधिक बढ़ाया गया, उनको संभावित क्षेत्र तक लाया गया, और एक का जो ज्ञान जो था वो प्याजे जी के अनुसार उनका जितना संज्ञानात्मक क्षेत्र था उतना ही तक वो सोच सके और उतना ही तक उनका ज्ञान का निर्माण हो सका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया कि माता पिता, शिक्षक तथा अन्य अपने बड़ों की उम्र के बच्चों के निर्देशन पाकर एक जो बच्ची जो है वो समस्या का समाधान कर लेती है, जबकि दूसरी जो है नहीं कर पाती है, क्योंकि उसको कोई सहयोग ही नहीं दिया गया, उसको कोई सपोर्ट ही नहीं दिया गया। तो दोनों बच्चियां एक ही संज्ञानात्मक स्तर की है, दोनों का संज्ञान क्षेत्र एक है, दोनों का उम्र सीमा एक है, दोनों का जो है संरक्षण का ही समस्या दोनों को ही दिया गया, एक ही समस्या दोनों के सामने प्रस्तुत की गई, लेकिन फिर भी एक समझने में सक्षम है और एक समझने में सक्षम नहीं है, क्योंकि एक को सहयोग दिया गया और दूसरे को सहयोग नहीं दिया गया। पूजा जी आप लेट हो गई, फिर से लेफ्ट हो गई। तो वाइगोस्की का, हाँ पूजा जी आप लेट हो गई। अभी आया ये। नहीं हम अभी नहीं आया है, कल हम बोले थे ना कि हम 4 बजे से जुड़ेंगे। लिंक अभी आया। लिंक अभी आया? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आया कि एक को सहयोग मिला जिसकी वजह से वो अपने गोल तक पहुंच सकी, और एक को सहयोग नहीं मिला जिसकी वजह से उसका संज्ञान, उसका जितना खुद का संज्ञान था वहीं तक वह सीमित रह गई। इसी को हम लोग कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहाँ सहयोग मिल गया इन दोनों के अंतर को, यानी कि बच्चे का खुद का ज्ञान कितना था और सहयोग से वो कितने लेवल तक पहुंच सका, इन दोनों के अंतर को हम लोग कहते हैं जोन ऑफ, याद रखिएगा इन दोनों के अंतर को कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद एक और टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसको कहते हैं, बच्चों का वास्तविक विकास, बच्चों का वास्तविक विकास और संभावित विकास, इन दोनों के अंतर को हम लोग, इन दोनों के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटतम विकास का क्षेत्र कहते हैं, जो डायग्राम आप लोग को बना के दिया गया था। ठीक है, इस डायग्राम को कहते हैं वाइगोस्की जी का समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर ZPD, वो जो डायग्राम कल आप लोग को बता के हम दिए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैम इस डायग्राम को क्या बोले? वाइगोस्की जी का समीपस्थ विकास के क्षेत्र का मॉडल इसको कहेंगे। वो जो डायग्राम हम बना के दिए थे आप लोग को PDF गया होगा, उस PDF में भी ये डायग्राम होगा, ध्यान से देखिएगा। व्हाट्सएप हम किए हैं, खोली हैं हम, बट हम PDF भेजे हैं, हम PDF भेजे हैं ना, उसको खोली हैं, एक बार भी पढ़ी हैं, तो उसमें ये डायग्राम नहीं है। अच्छा वाइगोस्की जी नहीं होंगे शायद, अच्छा केवल प्याजे जी है, वाइगोस्की जी नहीं है। अच्छा ठीक है, हम भेज देंगे। ठीक है, तो अब प्रश्न ये उठता है कि प्याजे जी, वाइगोस्की जी का यह ZPD जो है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्षेत्र जो है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों के। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए बोला गया है कि इससे यह पहचान करने में मदद मिलती है कि बच्चे अपने स्तर से क्या कुछ कर सकते हैं। मतलब हम पहले तो ये जान लेते हैं कि बच्चों का स्तर कितना है, बच्चे अपने स्तर पर क्या कुछ कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा उनको सहयोग दे दिया जाए, थोड़ी सी सहायता प्रदान की जाए, कर दी जाए, तो सहयोग पाकर और सहायता प्राप्त करके बालकों का स्तर कितना लेवल तक बढ़ सकता है, इस चीज को हम लोग जान लेते हैं इनके ZPD के सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, तो क्या वो पता चल रहा है कि इसका बच्चों का खुद का स्तर कितना है। सबसे पहले तो ये पता चल जा रहा है कि वो अपने दम पर, हम लोग बच्चों को क्लास में वर्क देते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, इसके बाद बोलते हैं ना तुम लोग खुद से करके लाना, हम देखते हैं तुम लोग कितना कर सकते हो। तो बच्चे अपने दम पर जो करके लाए वो बच्चों का क्या है, वास्तविक विकास का क्षेत्र है। इसके बाद उनको जो कुछ नहीं आया हमने उसको हेल्प कर दिया, हमारे हेल्प से बच्चे उसको बना लिए, उसको वो हम लोग का हो गया संभावित विकास का क्षेत्र। ठीक है,
इससे इससे यह भी पता चलता है कि हम लोग बच्चों के जैविक परिपक्वता के आलोक में, यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरिटी का एक सीमा या क्षेत्र के भीतर बच्चों का संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि पियाजे जी ने कहीं भी जिक्र नहीं किया है। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, बालकों के अंदर मैच्योरिटी होती है, बालकों के अंदर उस चीज का ज्ञान होता है, बस वो कहीं ना कहीं छुपा या दबा रहता है। उस चीज को हमें अगर बता दें, थोड़ा सा हिंट दे दें, ठीक है, थोड़ा सा सहयोग दे दें, तो बालक जो है उसके सहयोग अपने एल्डर के सहयोग से अपने संभावित क्षेत्र तक पहुंचने में पहुंच सकते हैं आसानी से। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इस तरह से बालकों का संज्ञानात्मक स्तर को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो वाइगोस्की जी ने इस प्रश्न पर भी विचार किया है कि वस्तुओं के साथ की गई सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि सोशल इंटरेक्शन, बच्चे जो है अपने बड़ों के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे बहुत सारे नॉलेज लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो किस तरह से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में उससे मदद मिलती है। वाइगोस्की जी का ये मानना है। तो अगर हम लोग देखें तो क्या देखेंगे कि पारस्परिक शिक्षण, यानी कि रेसिप्रोकल टीचिंग जो होता है, ठीक है, बच्चे अपने बड़ों से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसका आंसर जान रहे हैं, उससे उनको बहुत सारे नॉलेज हो रहे हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को वो बड़ों के द्वारा क्या करते हैं, बड़ों के थ्रू क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों में पारस्परिक शिक्षा का विकास होता है, जिससे शिक्षक तथा अन्य व्यस्त तथा बालक बारी बारी से किसी क्रिया को ढंग से करते हैं। मान लीजिए बच्चे हम बड़ों से कुछ सीख रहे हैं, कुछ जान रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, तो उस एक्टिविटी में अपने उस अनुभव का, अपने उस इन्फॉर्मेशन का, अपने उस ज्ञान का उसमें क्या करते हैं, बालक उसका प्रयोग करते हैं और उसका उपयोग करके अपने उस क्रिया को या फिर अपने उस समस्या का क्या करते हैं, सरलता पूर्वक उसका समाधान करते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना तक। वाइगोस्की जी जी का मैम। यह कहना था कि बच्चे जो होते हैं संज्ञानात्मक विकास में उनको जो हम लोग मदद देते हैं, हम बड़े जो उसकी मदद करते हैं, तो उससे बच्चों का कहाँ तक क्या होता है, मतलब कहाँ तक बच्चों को सफलता प्राप्त होती है या फिर बच्चों का संज्ञान बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो अवश्य बढ़ता है। बढ़ता हमसे है। जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हमसे जो कुछ भी वो जानकारियां लेते हैं, या जो कुछ भी उनके मन में क्वेरीज होती है, उसका क्वेश्चन का जो आंसर वो ढूंढते हैं, उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, और उसका उपयोग करके वो अपने संज्ञान क्षेत्र को वो क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि एक बच्चे से दूसरा बच्चा भी, क्योंकि उनका अपना एक फ्रेंड सर्कल होता है, तो हम लोग अगर ग्रुप में रहते हैं, फ्रेंड्स के बीच रहते हैं, तो हम लोग अपने फ्रेंड से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो एक बच्चे का ज्ञान संज्ञानात्मक क्षेत्र से दूसरा बच्चा भी क्या होता है, प्रभावित होता है, उससे वह भी बहुत कुछ सीखता है। ठीक है, बच्चों को छोड़िए ना, हम लोग छोटे बच्चों के पास जाते हैं पढ़ाने के लिए, क्या हम लोग छोटे बच्चों से बहुत कुछ नहीं सीखते हैं? ऐसा बहुत कुछ उनके पास भी नॉलेज होता है, ज्ञान होता है जो हमको नहीं पता होता है। तो हम भी क्या है, एज अ टीचर हम उन छोटे बच्चों से बहुत कुछ क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ग्रहण करते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, उसी तरह से छोटे बच्चे भी अपने फ्रेंड सर्कल्स के बीच या फिर बड़ों से बहुत कुछ ग्रहण करते हैं और उसको दूसरों तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तो इस तरह से क्या देखा जा रहा है कि जो भी एक्टिविटीज बच्चों के बीच में हो रही है, बच्चे जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, इस क्रियाकलाप के दौरान इस क्रियाकलाप के दौरान हम लोग क्या देखते हैं कि बच्चों को वयस्क जो है, बड़े जो हैं, बच्चों का क्या करते हैं, एक तरह से सपोर्ट करते हैं, सहायता देते हैं, जिसको वाइगोस्की जी ने पार या पाइड, ठीक है, ये दूसरा चीज है, वो ZPD था, वास्तविक क्षेत्र और संभावित क्षेत्र के बीच के अंतर को ZPD कहते हैं। अब क्या देखिए, यहाँ पे दूसरा चीज हम लोग सीख रहे हैं, दूसरा चीज जान रहे हैं कि जब बच्चे जो है बड़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं, तो इसके दौरान वयस्क एक तरह से क्या करते हैं, बच्चों के लिए पार या पाइड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्कैप फोल्डिंग, क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्कैप फोल्डिंग। तो वयस्क जो है बच्चों के लिए एक तरह से पार या पाइड का काम करते हैं, यानी कि स्कैप फोल्डिंग प्रदान करते हैं, जिससे भी उनका संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, पार और पाइड का हम लोग अगर पार और पाइड से अगर तात्पर्य अगर हम लोग जानना चाहें तो क्या हो जाएगा, मानसिक संरचना से होता है, यानी कि मेंटल एक्टिविटीज से होता है। ठीक है, इसमें भी हम क्या करते हैं, बच्चे खुद कुछ हद तक अपनी मदद से जो कुछ कर सके, इसके बाद क्या कर रहे हैं, एडल्ट जो है, बड़े जो है अपना कुछ सहयोग दे रहे हैं।
और सहयोग देकर अपने हाथ को बाहर फिर खींच ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बच्चे को साइकिल चलाना ही सिखाते हैं, तो बच्चे को साइकिल पे बैठा दिए, पकड़े रहे पीछे से, थोड़ी दूर तक बच्चा पैडल मारा, इसके बाद हम हाथ छोड़ दिए, बच्चे को पता भी नहीं है और बच्चा साइकिल चलाना सीख गया। तो ये हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को पार या पाइट दे रहे हैं, यानी कि हम बच्चे को स्टेप फोल्डिंग दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। ठीक है, पार पाइट एक ही है, तो इंग्लिश में स्टेप फोल्डिंग है। दोनों में अंतर वही तो बोल रहे हैं, ZPD और उसमें अंतर है। पहले पार और पाइट को समझिए, फिर दोनों में अंतर क्या है वो दोनों को बता रहे हैं। यहाँ पे ZPD में हम लोग क्या देखे थे कि बच्चों का वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच के अंतर को ZPD कहते हैं। यहाँ पे कोई अंतर नहीं है, हम बच्चों को सहयोग दे रहे हैं। ठीक है, बच्चों का वास्तविक जो क्षेत्र जो है वहां तक तो वो कार्य किए, इसके बाद हम बच्चों को सहयोग दे रहे हैं, सहयोग देकर फिर अपना हाथ पीछे, हम उसको एकदम गोल तक लेके नहीं जा रहे हैं, उसका जो लक्ष्य है हम बच्चे को उस लक्ष्य तक लेके नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे स्टेप फोल्डिंग में हम बच्चे को थोड़ा सा सपोर्ट दे रहे हैं, साइकिल चलाना बच्चे को सिखा रहे हैं, थोड़ा सा पकड़ लिए फिर छोड़ दिए, बच्चा खुद से चलाना सीख गया। हम उसको उसके लक्ष्य तक नहीं लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे दोनों के बीच के अंतर को नहीं बताया जा रहा, वहां पे दोनों के बीच के अंतर को बताया जाता है, यहाँ पे दोनों के बीच के अंतर को नहीं बताया जाता है। इसको पहले और अच्छे से जानिए, इसके बाद समझ में आ जाएगा। तो हम लोग का क्या होता है, जिससे बच्चों का क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होता है। तो पार और पाइट से अगर हम लोग तात्पर्य अगर जाने तो क्या होता है, मानसिक संरचना से होता है, जिससे बच्चे नए कार्यों को करते समय तथा नए प्रकार का चिंतन करते समय उसका उपयोग करते हैं। अगर बच्चा कोई नया कार्य कर रहा है या फिर नए तरीके से कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कुछ क्रिएटिविटी करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे बड़े क्या करते हैं, मान लीजिए बच्चा कोई प्रोजेक्ट वर्क बनाना चाह रहा है, उसके मन में तरह तरह के आइडियाज है, बच्चे के मन में तरह तरह के आइडियाज हैं, लेकिन वो स्टार्ट कैसे करे, वो शुरुआत कैसे करे, उसको समझ में नहीं आ रहा है। उसकी मम्मी ने उसको थोड़ा हेल्प कर दिया कि बेटा पहले थर्माकोल लाओ, उसका एक गोल सर्कल बनाओ, इसके बाद उसको ऐसे ऐसे कर दो। मम्मी ने केवल हिंट दे दिया, समझा दिया, समझा के मम्मी चली गई, अपने काम में बिजी हो गई। बच्चा जो है मम्मी के केवल उतने ही हिंट से, मम्मी ने उसको सहयोग दिया और सहयोग दे के क्या उसके साथ तक बैठी रही, उसके साथ वो प्रोजेक्ट बनाई नहीं, केवल मम्मी ने सहयोग दिया, इसके बाद मम्मी छोड़ दी, छोड़ के चली गई। बच्चा मम्मी के उसी हिंट से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वर्क तैयार कर दिया। ये कहलाया हम लोग का पार या पाइड। ठीक है, यहाँ पे दोनों के अंतर को नहीं देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, नए प्रकार के चिंतन करने से, उसका उपयोग करने से होता है, यह एक ऐसी सामाजिक अंतरक्रिया है जिसमें शिक्षण सत्र के दौरान दिए गए समर्थन को छात्रों के निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस, इससे छात्रों का परफॉर्मेंस देखा जाता है। किसी एल्डर्स के द्वारा बच्चों का जब हेल्प किया गया तो बच्चों का परफॉर्मेंस कितना अधिक अच्छा हुआ। ठीक है, पहले बच्चे का परफॉर्मेंस क्या था, अब किसी एल्डर्स ने उसकी मदद कर दी, अब बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, तो उसके बच्चे के परफॉर्मेंस को देखा जाता है, परफॉर्मेंस के वर्तमान स्तर के साथ फिट करने की कोशिश की जाती है। उसके पिछले के परफॉर्मेंस और अब वर्तमान के परफॉर्मेंस में क्या हम लोग का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, उसमें उसको देखने की कोशिश की जाती है कि बच्चा बिना किसी की मदद के किस प्रकार परफॉर्मेंस दे रहा था, और माँ ने या फिर पिता ने हेल्प कर दिया, अब बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, उन दोनों में हम लोग को क्या दिखेगा, काफी अंतर दिखेगा। उन दोनों को आपस में फिट करने की कोशिश की जाती है ताकि बच्चे फिर धीरे धीरे बिना समर्थन के निष्पादन को उत्तम बनाकर बना सके। ठीक है, माँ बताई कि बेटा आप तुमको प्रोजेक्ट वर्क बनाना है, तुमको मान लो एक थर्माकोल से क्या बनाना है, अर्थ बनाना है, अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स को दिखाना है। तो तुमको क्या चाहिए, एक गोल थर्माकोल चाहिए, उसको कट करो, उसको पेंसिल से ड्रॉ करो। माँ इतना सारा उसको क्या कर ली, वर्बली उसको हर चीज बता दी। बच्चा जो है सारा का सारा वर्क जो है खुद से करने लगा, खुद से किया और खुद से वो प्रोजेक्ट वर्क तैयार किया। पहले उसने माँ की मदद बिना मदद से की, तो वो जो प्रोडक्ट उसका जो निष्पादन, निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस, उपलब्धि। ठीक है, निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस, यानी कि उसकी उपलब्धि, यानी कि उसने उस क्षेत्र में कितना उपलब्धि प्राप्त किया। बच्चा खुद की मदद से जब कर रहा था तो उसका कितना उपलब्धि था, अब बच्चा माँ की हेल्प से जब किया, माँ के सपोर्ट से, माँ ने जब उसको स्टेप फोल्डिंग दे दिया, पार दे दिया, पाइट दे दिया, तब बच्चे ने जो किया उसका उसका उपलब्धि कितना हुआ। ये दोनों को हम लोग को वहां पे क्या करना है, आपस में फिट करके देखना है कि दोनों में बच्चों का क्या परफॉर्मेंस रहा। तो धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा जो है पार और पाइड पाकर यानी कि स्टेप फोल्डिंग पाकर बच्चा का निष्पादन जो होता है और धीरे धीरे उत्तम बनते जाता है, यानी कि बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा होते जाता है, वो उपलब्धि की तरफ, आगे की तरफ बढ़ते जाता है। ठीक है, स्टेप फोल्डिंग को अगर और अधिक अच्छे से समझना है
तो देखिए बोल रहा है यहाँ पे कि विद्यार्थियों को जोड़ से संबंधित नए तरह का सवाल दिया गया। तो हो सकता है कि उसे करना चाहते हैं लेकिन उसे पता नहीं है कि इसको शुरू कहाँ से करें। जैसे कि आप लोग को हम अभी एग्जांपल बताए कि बच्चे के माइंड में बहुत 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 सारे आइडियाज हैं कि ऐसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, लेकिन शुरुआत कैसे करनी है बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। तो माँ ने क्या किया, थोड़ा सा हेल्प कर दिया, थोड़ा सा सहयोग दे दिया। माँ उसके साथ बैठ के बनाई नहीं, केवल थोड़ा सा सहयोग दे दिया और सहयोग देके फिर चली गई। ठीक है, सहयोग देके छोड़ दी। जैसे कि हम लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं तो थोड़ा सा सहयोग दे दिया जाता है। अब सब समय पकड़ के थोड़ी ना चलाया जाता है, फिर पीछे से छोड़ दिया जाता है बच्चा चलाना। हमने अपना सहयोग ले लिया, वापस ले लिया, ठीक है, हम उसको थोड़ी देर के लिए सहयोग दिए, इसके बाद हम अपना हाथ हटा लिए, बच्चा खुद ब खुद चलाना सीख गया। यह उस बच्चे का क्या था, उपलब्धि था। उस बच्चे ने अपना परफॉर्मेंस वहां पे बिना किसी की मदद के, पहले थोड़े से मदद मिला उसको, इसके बाद बिना किसी की मदद के बच्चे ने अपनी उपलब्धि को वहां पे दिखाया है। ठीक है, तो यही चीज है कि नए तरह का सवाल दिया गया, हो सकता है कि वे करना चाहता है लेकिन उसे पता नहीं है कि शुरू कहाँ से करे। तो इस परिस्थिति में बालक अपने पहले के अनुभव से शायद उस सवाल को समझने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जब बालक अपने पहले के अनुभव से उस सवाल को समझने की कोशिश कर रहा है तो ये क्या कर रहा है बालक, आत्मसात कर रहा है या समायोजन कर रहा है? क्या कर रहा है बालक? बालक को एक नए तरह का सवाल दिया गया, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से करे, तो वो अपने पहले के अनुभव से उस सवाल को करने की कोशिश कर रहा है। तो बालक आत्मसात कर रहा है ना। अगर पहले के अनुभव से बालक उसको करने की कोशिश करने के बावजूद भी वो सवाल उससे नहीं बन रहा है, तब उसमें कुछ नए आइडियाज उसमें जोड़ रहा है। तो तब क्या कर रहा है बालक, समायोजन का क्रिया कर रहा है। ठीक है, ये सब चीज इसी में आ जाएगा। तो क्या करता है वो बालक, अपने अनुभव से उस सवाल को समझने के लिए कई सारे तरीके निकालता है, कोई तरीका खोज पाए। ऐसे में मार्गदर्शक की तरह मार्गदर्शक कई तरह से मददगार हो सकते हैं। मार्गदर्शक यानी कि मम्मी हो गई, पापा हो गए, टीचर्स हो गए, बड़े भाई बहन हो गए, दादा दादी हो गए, कोई भी बच्चे का क्या कर दिया, सपोर्ट दे दिया, सहायता दे दिया। ठीक है, तो ये इससे इसके द्वारा बालक क्या किया, उसको मार्गदर्शक मिल गया, उसको थोड़ा सा स्टेप फोल्डिंग मिल गया, तो बच्चा जो है अपने उपलब्धि क्षेत्र तक बच्चा पहुंच पाया। तो हम अगर मान लीजिए बच्चे को हम बता रहे हैं, बच्चे के पास बहुत अधिक कठिन सवाल है, हम बच्चे को सवाल के थ्रू नहीं बता के हम बच्चे को दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू बता दिए कि मान लो छोटा बच्चा है, उसको जोड़ घटाव सिखाया जा रहा है, उसके लिए तो जोड़ घटाव फर्स्ट टाइम ही ना मिल रहा है कि 5+3 है, बच्चा उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए 5 साल का 6 साल का बच्चा है और उसको 5+3 वो पहली बार सीख रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है। तो मम्मी आके बोली कि बेटा हम तुम्हारे लिए कल 5 चॉकलेट लाए थे, ठीक है, और भैया के लिए 3 चॉकलेट लाए थे, तो बताओ तो भैया और तुम्हारा चॉकलेट कितना हुआ। मम्मी क्या की, उसके सवाल से रिलेटेड उसको नहीं बताई, लेकिन उससे जुड़े हुए चीजों को उसको बताई ना, तो बच्चा इसे समझ जाएगा ना कि हाँ मम्मी हमको क्या बताने की कोशिश कर रही है, क्या हिंट देने की कोशिश कर रही है। इससे बच्चा क्या हो गया, उसको उसका फोल्डिंग मिला और बच्चा जो है उपलब्धि अपने सवालों को बनाने में सफल हो गया, यानी कि उसका संज्ञानात्मक क्षेत्र का विकास वहां पे धीरे धीरे होने लगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, तो इससे क्या होता है, सवाल के पीछे छिपा अर्थ समझने में मदद मिलती है। इस तरह का अगर हिंट्स दे दिया जाए तो, या बच्चों से कुछ संबंधित सवाल पूछ कर भी हम क्या कर सकते हैं, बच्चों की समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम उसी प्रक्रिया के दौरान अपनी मदद या मौजूदगी को हटा लेंगे। हम बच्चे को थोड़ा हिंट दिए, बताएं, और फिर हम अपनी मौजूदगी को हटा लिए, हम वहां पे बच्चे के लिए प्रेजेंट नहीं रहे। हम बच्चे को बोले कि कल तुम्हारे लिए 5 चॉकलेट लाए थे, भैया के लिए 3 चॉकलेट लाए थे, और बोल दिए, और बोल के बच्चे को समस्या का समाधान करने दिया और खुद वहां से चले गए, हम अपनी मौजूदगी को हटा लिए। तो यही मौजूदगी, इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी से पता चलता है कि मार्गदर्शक पाकर वे कितना प्रदर्शन और कर रहा है, बच्चा उसका प्रदर्शन कैसा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैप फोल्डिंग का नाम देते हैं। यही है हम लोग का स्कैप फोल्डिंग। वहां पे जेडपीटी में हमने बच्चों का सहयोग दिया, ठीक है, और उन दोनों के अंतर को हम लोगों ने आंका, और अंतर को आंक के पता चला कि बच्चे का परफॉर्मेंस इतना था, हमारे सपोर्ट से बच्चा इतने लेवल तक पहुंच सका। इसको हम लोग क्या कहें, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जेडपी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार का कोई, दोनों में अंतर यही है, यहाँ पे इस प्रकार का कोई अंतर नहीं है। हम बच्चे को सपोर्ट दिए और इसके बाद हम अपनी मौजूदगी को वहां से हटा लेंगे। ठीक है, बस ये हो गया हम लोग का
ZP, ये हम लोग का हो गया क्या, स्कैप फोल्डिंग। इसको हिंदी में कहते हैं पार या पाइड, इंग्लिश में कहते हैं स्कैप फोल्डिंग। समझ में आया? समझ में आया? जी मैम। आप लोग को समझ में आया? नहीं आया तो फिर पूछिए। चलिए, तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि अब इस मदद के माध्यम से सिद्धांत की समझ तो बच्चे में बनने के बाद मदद की अब बच्चों को जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों में जो भी सिद्धांत था उस सिद्धांत की समझ बन गई। अब बच्चे को उस समस्या के समाधान में किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी और बच्चा बिना मदद से ही अपनी समस्या का समाधान कर सकता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ठीक है, बच्चे को स्कैप फोल्डिंग मिल गया, अब उसको सिद्धांत का समझ हो गया, यानी कि समस्या का ज्ञान हो गया, अब वो अपनी समस्या का समाधान खुद ही कर लेगा। तो तो इसमें सिद्धांत की समझ बनाने में पहली बार मदद देना और सिद्धांत समझ जाने के बाद मदद को वापस ले लेना। समझ में आ रहा है? सिद्धांत की समझ बनाने के लिए हमने पहली बार उसको मदद दिया और समझ बन जाने के बाद हमने क्या किया, अपनी मदद को पीछे खींच लिया। ठीक है, वापस मदद लेने की इस लाजवाब प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्कैप फोल्डिंग, पार या पाइड या मार्गदर्शक भी कहते हैं इसको। बच्चा पहले समस्या, बच्चे के सामने समस्या आई, हमने पहली बार उसको मदद की, सिद्धांत का समझ मतलब उसको बताया कि आखिर में ये है क्या, इस समस्या को कैसे समाधान किया जा सकता है। और बच्चे को जब उस सिद्धांत की समझ हो गई, समस्या की समझ हो गई, हमने अपना हाथ धीरे से खींच लिया। ये हो गया हम लोग का पार या पाइड, स्कैप फोल्डिंग या फिर मार्गदर्शक के नाम से भी जाना जाता है। और भी कितने सारे नामों से इसको सीटेड में लिख देता है। हिंदी इंग्लिश एक ही होगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो स्लाइड करके इंग्लिश वाला पोर्शन देख लीजिएगा, इंग्लिश में स्कैप फोल्डिंग ही लिखा रहेगा, अदर कुछ नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या रहेगा, स्कैप फोल्डिंग ही रहेगा, अदर कुछ नहीं रहेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। अगर आप मीडियम हिंदी चूज करती हैं तो क्वेश्चन सारा हिंदी में आएगा, लेकिन ऊपर में रहेगा, ऊपर में आप क्लिक करिएगा और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा तो इंग्लिश में क्वेश्चन आ जाएगा। फिर हिंदी में जाना चाहिएगा तो ऊपर में क्लिक कीजिएगा, हिंदी में क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, दोनों पहले क्या होता था कि जब फिजिकल पेपर आता था ना, तो एक साइड में इंग्लिश और एक साइड में हिंदी रहता था, लेकिन अब सिस्टम बेस हो गया है ना, तो आपको क्लिक करना होगा तब इंग्लिश वाले में जाइए। ठीक है, तो इतना चीज सब पढ़नी समझ में आ गया ना। तो आगे हम लोग देखिए क्या बोल रहा है कि वाइगोस्की जी का मत क्या है कि बच्चों में उत्तम परंतु अक्रमबद्ध। ठीक है, देखिए हम लोग वाइगोस्की जी के बारे में कल से जिक्र कर रहे हैं। वाइगोस्की जी ने कहीं भी बच्चों को उम्र सीमा में बांटकर स्टडी किया है, एज लेवल दिखाया है? नहीं दिखाया। इस विषय पर वाइगोस्की जी की चर्चा आलोचना की गई है। ठीक है, तो वाइगोस्की जी क्या कहते हैं कि बच्चों में अक्रमबद्ध यानी कि सीक्वेंस में नहीं होता है। ठीक है, असंगठित तथा स्वतः परिवर्तित संप्रत्यय होता है। बालकों का अपना खुद का संप्रत्यय, अपना खुद का उसका कॉन्सेप्ट होता है, वर्गीकरण करते हैं, लेकिन कभी कहीं लेवल के अनुसार बच्चों का वर्गीकरण भी सही नहीं होता है और संगठित रूप से भी नहीं होते हैं। लेकिन जब ऐसे बच्चों का संवाद या वार्तालाप अधिक निपुण एवं प्रवीण व्यक्तियों के साथ होता है, यानी कि किसी एडल्ट के साथ अगर ऐसे बच्चे, उनका जो संप्रत्यय बना है किसी भी चीज के प्रति, वो संप्रत्यय उनका कुछ हद तक सही है लेकिन कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, वो उसको जो वर्गीकृत किए हैं उसका वर्गीकरण के करने की क्षमता सही है लेकिन थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया है। ठीक है, मतलब अक्रमबद्ध है, असंगठित है, या फिर उसका संप्रत्यय बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। अगर वही बच्चा जो है किसी निपुण व्यक्ति के संरक्षण में चला जाता है या फिर किसी एल्डर की मदद ले लेता है, तो उसका यह सारा चीज जो उसका अक्रमबद्धता है, जो उसका असंगठित है या फिर स्वतः पर उसका जो परिवर्तित संप्रत्यय है, वो क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से सही रूप धारण कर लेगा। ठीक है, तो किसी भी एल्डर की मदद से क्या हो जाएगा, उसका संप्रत्यय एक क्रमबद्ध, तार्किक और तर्क संगत संप्रत्यय में बदल जाएगा। वो जो भी कॉन्सेप्ट किसी भी चीज के प्रति जो अपनी धारणा बनाया है, उसकी धारणा जो गलत थी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो मिस्टेक हो रही थी, वो सब का सब क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। किसकी मदद से? अपने किसी बड़े सहयोगी की मदद से।
तो वाइगोस्की जी ने संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा और चिंतन को भी महत्व माना है, जो कि पियाजे जी ने नहीं माना है। किसको? भाषा को और विचार को। संस्कृत को तो माना ही है, संस्कृत को तो माना ही है, भाषा को और विचार को, कि हम जो कुछ भी विचारते हैं और सोचते हैं ना किसी भाषा के माध्यम से सोचते हैं। ठीक है, किसी न किसी भाषा के माध्यम से सोचते हैं, ये वाइगोस्की जी का कहना है। और उनका मत है कि छोटे बच्चे के द्वारा भाषा का उपयोग सिर्फ सामाजिक संचार के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि उनका उपयोग वे लोग अपने व्यवहार को नियोजित निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। अभी आप लोग को बताए थे कि छोटे बच्चे अपने आप में वार्तालाप करते हैं। छोटे बच्चे क्या, हम लोग भी अपने आप में वार्तालाप करते हैं। हम लोग अपने आप में वार्तालाप नहीं करते हैं, अपने आप से बातचीत करते हैं। तो केवल हम लोग जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए नहीं करते हैं, दूसरों से बातचीत करने के लिए नहीं करते हैं, स्वयं को निर्देशित, स्वयं को संचालित करने के लिए भी हम लोग भाषा का प्रयोग करते हैं। हम लोग कभी कभी किसी ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं कि हमारा माइंड काम नहीं करता है और हम मन में बहुत कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, और कभी कभी क्या होता है, हम अपने आप से बातें करते हैं कि ऐसा कैसे कर दिए, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाए या बहुत ज्यादा डर जाए तो अपने आप को बोलते हैं कि काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा हम अपने साथ हम देखे हैं कि हम कभी कभी क्या होता है कि हम खुद ही अपने साथ बातें करने लगते हैं और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो वाइगोस्की जी यही बोल रहे हैं कि बच्चे जो है भाषा का प्रयोग केवल दूसरों से बातें करने के लिए नहीं करते हैं, वे अपने आप को निर्देशित करने के लिए, अपने आप को नियंत्रित करने के लिए भी बच्चे भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपने व्यवहार को नियोजित निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। जब आत्म नियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है, आत्म नियमन का मतलब होता है अपने आप को रेगुलेट, अपने आप को नियंत्रित करना, अपने आप को कंट्रोल करना। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है, तो उससे आंतरिक संभाषण या निजी संभाषण का संज्ञा दिया जाता है। जब कोई भी बच्चा अपने आप से बातें कर रहा है, अपने आप को नियमित करने के लिए, आत्म नियमन के लिए या अपने आप को कंट्रोल करने के लिए बच्चा बातें कर रहा है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? आंतरिक संभाषण, इनर स्पीच। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? आंतरिक संभाषण, इनर स्पीच, या फिर निजी संभाषण यानी कि प्राइवेट स्पीच के नाम से उसको जाना जाता है। और ये इसका जिक्र किसने किया है? इसका जिक्र वाइगोस्की जी ने किया है। प्याजे जी ने भी इसका जिक्र, प्याजे जी इसका जिक्र करेंगे कैसे? प्याजे जी ने भाषा का ही जिक्र नहीं किया है। प्याजे जी ने भाषा का जिक्र कहीं भी किया है? नहीं। विचारों, अपने विचारों के प्रदर्शन में भाषा का जिक्र प्याजे जी ने कहीं भी नहीं किया है। ठीक है, तो निजी संभाषण या फिर आंतरिक संभाषण यानी कि इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच का जिक्र अगर किसी ने किया है तो किसने किया है? वाइगोस्की जी ने किया है। और वाइगोस्की जी क्या कहते हैं कि बच्चे जो अपने आप से बातें कर रहे हैं, स्वयं से बातें कर रहे हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं? आत्म नियोजन के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, हम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाता है, तो हम अपने आप से बातें करके बोलते हैं कि शांत हो जाओ, गुस्सा ज्यादा अच्छा नहीं है, इतना गुस्सा करेगी। जैसे कि हम प्राय बात क्या करते हैं, जब हमारा स्कूल के लिए सुबह में लेट होता है ना, तो हम अपने आप से क्या बोलते हैं कि जल्दी जल्दी करो, लेट हो जाएगा ना तो फिर बस छूट जाएगा, स्कूल में फाइन कटेगा फिर से। तो हर कोई अपने आप से किसी न किसी परिस्थिति में, किसी न किसी दुविधा में अपने आप से बातें करता है। तो वाइगोस्की जी के अनुसार क्या है, ये अपने आप को नियंत्रित करने का काम बच्चा करता है। और जो अपने आप से बातें कर रहा है, निजी संभाषण या फिर आंतरिक संभाषण का जिक्र भी हम लोग का वाइगोस्की जी करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, इसको याद रखिएगा। इसमें प्याजे जी का भी नाम दे देगा, वाइगोस्की जी का नाम दे देगा, दूसरे और कोई मान लीजिए स्किनर जी का नाम दे दिया, चोम्स्की जी का नाम दे दिया। अब आपको ध्यान रखना है कि ये किसका कहना है, ये हम लोग का वाइगोस्की जी का कहना है। निजी संभाषण और आंतरिक संभाषण का जिक्र वाइगोस्की जी ने किया है। क्लियर हुआ? 5 मिनट। संभाषण बोले मैम? निजी संभाषण या आंतरिक संभाषण, इनर स्पीच या फिर हम लोग का हो जाएगा प्राइवेट स्पीच। ठीक है, बच्चे लाउडली भी बोलते हैं, अपने आप से जब बातें करते हैं तो दूसरों को भी सुनाई देता है। और कभी कभी बच्चे अपने आप से बातें करते हैं तो आंतरिक रूप से बातें कर रहे हैं, अपने ही मन में बातें करते हैं। ठीक है, वो दोनों ही प्याजे जी का कहना है। ठीक है, चलिए एक नोट है, और हमको आप लोग 15 से 20 मिनट दीजिए, आज हम लोग का ये वाइगोस्की जी कंप्लीट हो जाएगा। नोट है, नोट को सुनिए ध्यान से कि बच्चे जो संवाद अपने आप से करते हैं
प्याजे जी इसे आत्म केंद्रित संभाषण या वार्ता कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बच्चे जो अपने आप से बातें करते हैं, प्याजे जी इसको क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित संभाषण। यानी कि बच्चे आत्म केंद्रित संभाषण का मतलब प्याजे जी का बताए थे, ईगो सेंट्रिज्म प्याजे जी का बताए थे। यानी कि हर चीज बच्चे जो है अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, हर चीज उनको लगता है कि सब चीज हमारे इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो प्याजे जी के अनुसार वो क्या है? आत्म केंद्रित संभाषण है या फिर वार्ता है। तथा वाइगोस्की जी इसे निजी संभाषण या व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। दोनों में अंतर याद रखिएगा। प्याजे जी इसको आत्म केंद्रित संभाषण या वार्ता कहते हैं, जबकि वाइगोस्की जी इसको निजी संभाषण या व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। प्याजे जी के अनुसार बच्चे में ये गुण उनकी अपरिपक्वता और आत्म केंद्रिता के कारण होता है। प्याजे जी क्या बोल रहे हैं कि बच्चे में मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है, बच्चे में समझ नहीं है, संज्ञान का निर्माण नहीं है किसी भी वस्तु के प्रति पूर्ण रूप से, इसीलिए बच्चे इस तरह के वार्तालाप करते हैं। यानी कि बच्चे जो स्वयं से वार्तालाप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो प्याजे जी के लिए क्या है? अमानवीय है, उनका कोई मतलब नहीं निकलता है प्याजे जी के अनुसार। लेकिन अगर आप बात कीजिए, बच्चे इस अवस्था में अत्यधिक आत्म केंद्रित होते हैं, ये प्याजे जी का कहना है, और वे दूसरों के विचारों को समझने योग्य नहीं होते हैं। प्याजे जी क्या बोल रहे हैं कि बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं। हम क्या बताए थे ईगो सेंट्रिज्म में कि बच्चे जो है अपने आप को सेंटर में रखते हैं, हर चीज उनके इर्द गिर्द घूमते रहता है, उनके अनुसार सब उन्हीं के अनुसार होना चाहिए। वो दूसरों के विचारों को उस समय एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो आत्म केंद्रित होते हैं। तो प्याजे जी वही बोल रहे हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा आत्म केंद्रित होते हैं और वे दूसरों के विचारों को समझने योग्य नहीं होते हैं, ठीक है। वे अपनी बातों और विचारों में ही प्राथमिकता देते हैं, यानी कि अपने बातों को, अपने विचारों को ही वो वैल्यू ज्यादा देते हैं। इसीलिए बालक आत्म केंद्रित वार्ता का इस्तेमाल करते हैं। प्याजे जी ये कह रहे हैं बालक किस लिए आत्म केंद्रित वार्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि बच्चे जो है इगोसेंट्रिज्म होते हैं, अपने अनुसार ही हर चीज सोचते हैं, दूसरों के विचारों को नहीं समझ पाते हैं, उनका संज्ञानात्मक क्षेत्र उतना ही होता है। इसी वजह से बच्चे जो होते हैं आत्म केंद्रित होते हैं, ये प्याजे जी मान रहे हैं। लेकिन वाइगोस्की जी क्या कहते हैं? वाइगोस्की जी ने इस व्यक्तिगत वार्ता को चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन बताया है। वाइगोस्की जी कहते हैं कि नहीं, बच्चे का संज्ञानात्मक क्षेत्र छोटा नहीं है, या बच्चे जो है ईगो सेंट्रिज्म नहीं है। बच्चे क्या करते हैं? अगर अपने आप से बातें कर रहे हैं, यानी कि वो चिंतन कर रहे हैं, मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी ना किसी प्रकार से दिमागी क्रियात्मक क्रिया कर रहे हैं बच्चे, ये वाइगोस्की जी का कहना है, ठीक है। और चिंतन का एक महत्वपूर्ण ये साधन बोलते हैं कि बच्चे इसमें अगर अपने आप से बातें कर रहे हैं, यानी कि बच्चे माइंड में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, विचार रहे हैं और मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, और सामाजिक परिपक्वता के लिए भी महत्वपूर्ण बताया गया है। यानी कि समाज के लिए भी बच्चों को, यहाँ पे जो प्याजे जी कहते हैं कि उनमें परिपक्वता की, मेच्योरिटी की कमी है, प्याजे जी कहते हैं, वाइगोस्की जी कहते हैं कि नहीं, मेच्योरिटी की कमी नहीं है, वो अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं, वो अपने आप को नियंत्रित कर रहे हैं, अलग अलग परिस्थिति में उस परिस्थिति से कैसे निकलनी है, अपने आप को कैसे काम डाउन करना है, वो अपने आप को क्या करते हैं? सेल्फ रेगुलेशन का काम करते हैं। इसलिए बच्चे स्वयं से क्या कर रहे हैं? वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है। तो प्याजे जी के लिए ये क्या है? आत्म केंद्रित संभाषण है या फिर वार्ता है? आत्म केंद्रित संभाषण या आत्म केंद्रित वार्ता है। जबकि प्याजे जी के, वाइगोस्की जी के अनुसार यह निजी संभाषण है या व्यक्तिगत वार्तालाप है। दोनों को याद रखिएगा। वाइगोस्की जी इसको क्या कहते हैं कि इसमें बच्चों का संज्ञानात्मक क्षेत्र उतना ही होता है, बच्चे ईगो सेंट्रिज्म होते हैं, हर चीज अपने अनुसार सोचने समझने की कोशिश करते हैं, दूसरों के विचारों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जबकि वाइगोस्की जी कहते हैं कि नहीं, बच्चे जो है इसमें भी मेंटल क्रिया कर रहे हैं, मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, यानी कि बच्चे क्रियाशील हैं, ठीक है, बच्चे तत्पर हैं, समाज के साथ जुड़े हुए हैं, समाज के लोगों की बातों को भी वो ध्यान में रख रहे हैं। और सामाजिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सामाजिक परिपक्वता के लिए भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये हम लोग का वाइगोस्की जी के अनुसार है। इन दोनों में अंतर है और इन दोनों का अंतर से लेकर क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये प्याजे जी और वाइगोस्की जी इन दोनों से रिलेटेड ही क्वेश्चन देगा, इन दोनों से रिलेटेड सब समय क्वेश्चन देगा। अभी हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, है मेरे पास क्वेश्चन। आगे देखिए, तो वाइगोस्की जी के सिद्धांत के अनुसार अगर हम लोग प्रारंभ में बच्चों के चिंतन और भाषण दोनों ही स्वतंत्र रूप से पहले विकसित होता है, ठीक है। बच्चों का जो चिंतन होता है और भाषण होता है, दोनों एक दूसरे के बाउंडेशन में नहीं रहते हैं,
दोनों पर किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होता है, दोनों ही स्वतंत्र रूप से बच्चों का भाषा का भी विकास हो रहा है और बच्चों के चिंतन का भी विकास हो रहा है और बाद में आपस में मिल जाते हैं। पहले क्या हो रहे हैं, शुरुआती दौर पे बच्चों का भाषा का विकास भी स्वतंत्र रूप से हो रहा है और बच्चों के चिंतन का विकास भी स्वतंत्र रूप से हो रहा है, लेकिन बाद में क्या होता है, बच्चों का भाषा और बच्चों का चिंतन आपस में क्या हो जाता है, एकजुट हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं। यानी कि बच्चे जो कुछ भी चिंतन करते हैं अपने भाषा के माध्यम से उसे व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बाद में क्या होता है, वो दोनों मिल जाते हैं। शुरुआती दौर में दोनों स्वतंत्र रूप से उनका विकास हो रहा है, लेकिन बाद में दोनों मिल जाते हैं। तो वाइगोत्स्की जी का मत है कि सभी मानसिक कार्य में बाह्य या सामाजिक उद्भव होते हैं। जो भी हम लोग मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं उससे हमारा समाज से सभी चीजें जुड़ी होती है, समाज के बाहर कुछ भी नहीं होता है। हम लोग अपने इन्वायरमेंट में जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसी के अनुसार हम लोग सोचते हैं, विचारते हैं, चिंतन करते हैं। ठीक है, उससे अलग होकर या उससे हटकर हम लोग कुछ भी चिंतन या विचार नहीं कर सकते। तो उनके चिंतन पर ध्यान केंद्रित करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, बातचीत करने के लिए भाषा को सीखना अनिवार्य होता है, ये जानेंगे कि भाषा बच्चों के लिए कितना अनिवार्य है, कितना जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों को लंबे समय तक बाहरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट स्थापित करने के लिए भाषा का उपयोग करना आवश्यक रूप से सीखना होता है। अगर बच्चे को भाषा का ज्ञान नहीं होगा, बच्चे दूसरों के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, बातचीत ही नहीं कर पाएंगे, तो बच्चों को अलग अलग दूसरे दूसरे क्षेत्र का ज्ञान कैसे होगा, नॉलेज कैसे होगा, शाब्दिक ज्ञान कैसे होगा। भाषा के द्वारा ही तो बच्चों को ज्ञान अर्जित होता है। हम लोग बात करते हैं, बातचीत करते हैं, सुनते हैं, तभी तो हम लोग को सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होते हैं और हम लोग माइंड, हम लोग का संज्ञानात्मक क्षेत्र क्या होता है, धीरे धीरे विकसित होता है और इसके बाद ही वे ठीक ढंग से बाह्य से भीतरी संभाषण की ओर अंतरित हो पाते हैं। पहले बच्चे क्या करते हैं, अपने वातावरण से इंटरेक्ट हुए, समाज से इंटरेक्ट हुए, लोगों से बातचीत किए, नए नए शब्दों को सीखे, नए नए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए। इसके बाद बात बच्चे जो हैं, कुछ लेवल के बाद बच्चे जो हैं क्या करते हैं, निजी संभाषण करना शुरू करते हैं। अब शैशवावस्था के बच्चों को देखिएगा, वो क्या निजी संभाषण करते हैं, या फिर हम लोग का उत्तर बाल्यावस्था ये पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे तक भी निजी संभाषण नहीं करते हैं। ठीक है, वो लोग भी निजी संभाषण नहीं करते हैं। पहले वो समाज से इंटरेक्ट होते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, नई नई जानकारियां उनके अंदर आती है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रहते हैं। इसके बाद वो निजी संभाषण करना शुरू करते हैं। ठीक है, भीतरी संभाषण की ओर अंतरित होते हैं और यह अंतरण जो ये ट्रांसफर जो होता है लगभग 3 से 7 वर्ष के बीच होता है। किससे किसके बीच होता है, 3 से 7 वर्ष के बीच, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में इसका क्या होता है, प्रारंभ होता है। ठीक है, हम क्या बोले थे कि कोई भी विकास बालक में हो रहा है तो एकदम से ऊपर से आकर टपक के नहीं होता है, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं पिछले स्तर में, पिछले लेवल में हो जाती है। तो 3 से 7 वर्ष के उम्र में इसका क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है और इससे बच्चे अपने आप से बातचीत करना सीख जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, बालक अपने आप से बातचीत करते हैं, अपने आप को स्व नियंत्रित करने की, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए, हम लोग क्या देखें कि निजी संभाषण का उपयोग करना करना सीखने से पहले बच्चों का भाषा सीखना बहुत ही जरूरी है। अब बच्चे भाषा ही नहीं जानेंगे तो अपने आप से बातें कैसे करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों का भाषा सीखना बहुत जरूरी है और वाइगोस्की के अनुसार बच्चे समाज के साथ संपर्क स्थापित करके भाषा सीखते हैं। वाइगोस्की जी यही ना कहते हैं कि बच्चे समाज के साथ इंटरेक्ट होते हैं, 4 लोगों से मिलते हैं, तभी बच्चों में भाषा का ज्ञान होता है। यानी कि वाइगोस्की ने बच्चों के भाषा विकास को सामाजिक क्रिया और सामाजिक कौशल के अंतर्गत रखा है। बच्चे का जो भाषा विकास हो रहा है वो क्या है, एक सामाजिक कौशल है। यानी कि समाज के द्वारा बच्चों को ये स्किल प्राप्त हो रहा है, ये गुण जो बच्चों के अंदर आ रहा है ये किसके थ्रू आ रहा है, समाज के थ्रू आ रहा है। ठीक है, और सामाजिक क्या है, ये सामाजिक क्रिया है या सामाजिक कौशल है, क्योंकि उनका मानना है कि बच्चे समाज के साथ अंतःक्रिया करके समाज के माध्यम से ही भाषा सीखते हैं। बच्चे को समाज से, बहुत से बच्चे होते हैं जो समाज के साथ घुले मिले नहीं होते। आप देखिए ना, हैंडीकैप्ड पर्सन जो बच्चे होते हैं, जो बहुत ज्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं है, बातचीत नहीं करते हैं, ऐसे बच्चों को देखिएगा ना, दूसरों से घुलने मिलने में, इंटरेक्ट करने में उनको बहुत हेजिटेशन होता है, वो जल्दी किसी से बातें नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, हमारे पापा के फ्रेंड की लड़की है, वो बोल नहीं सकती है सही से और सुन भी नहीं सकती है, लिपसिंग केवल करती है। ठीक है,
तो वो जो बच्ची है, क्योंकि वो हैंडीकैप्ड पर्सन है, वो दूसरों से बात नहीं कर पाती है, दूसरों के बातों को समझ नहीं पाती है, तो वो दूसरों से इंटरेक्ट होने में उसको बहुत हेजिटेशन होता है, वो सभी लोगों से खुल के मिल नहीं पाती है। तो जब वो समाज से इंटरेक्ट ही नहीं हो पाती है, उसका फैमिली क्या है, उसकी सोसाइटी क्या है, उसका समाज क्या है, केवल उसके मम्मी पापा और भाई बहन, बस इतना ही। बस इतने ही लोगों के साथ वो घुली मिली रहती है और इतने ही लोगों से वो बातें करती है। बाहर का कोई गेस्ट आ गया, कोई मेंबर आ गया, बाहर आस पड़ोस के कोई लोग हैं, उनसे वो इंटरेक्ट ही नहीं होती है। तो समाज के साथ वो इंटरेक्ट ही नहीं होती है, वो ज्यादा बातचीत ही नहीं करती है। तो उसका जो है भाषा का विकास जो है, बहुत हद तक देखा जाए तो हमारी तुलना, हम लोगों के कंपेयर में अगर देखा जाए तो बहुत क्या है, पीछे है, बहुत कम है। ठीक है। वो चार लोगों के बीच बैठ के बातें नहीं कर सकती है, नए नए शब्दों का उसको ज्ञान नहीं है, किस परिस्थिति में कैसे बोलना है उसका उसको ज्ञान नहीं है। इस वजह से वो क्या है, समाज से धीरे 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 कटती जाती है और उसका सामाजिक ज्ञान या फिर उसका भाषा विकास जो है, क्या हो जाता है, बहुत हद तक पीछे रह जाता है। तो यहाँ पे समाज का जिक्र किया जा रहा है, परिवार का जिक्र किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि समाज और परिवार में रहकर ही बच्चे जो है भाषा का विकास कर पाते हैं। इससे अगर बच्चे कटे रह जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो उनका विकास पूरी तरह से नहीं होता है। ठीक है। तो वाइगोस्की जी ने केवल इतने चीजों में क्या बता दिया, भाषा बहुत जरूरी है, समाज और संस्कृति हमारी बहुत जरूरी है, जो कि पियाजे ने इसका इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। भाषा का भी उपयोग बता दिया है, समाज का भी उपयोग बता दिया है, साथ ही साथ निजी संभाषण का क्या महत्व है वो भी बताया है। जबकि प्यारे जी ने क्या कहा है कि निजी संभाषण बच्चे जो करते हैं, वो बच्चों की क्या कहा है, वो बच्चों की अपरिपक्वता है, यानी कि बच्चे मेच्योर नहीं हुए हैं अभी। इस वजह से बच्चे क्या करते हैं, अपने आप से, हम लोग बोलते हैं ना कि अपने आप में बड़बड़ा रहा है, पागल है, जैसे बोलते हैं ना, तो उनके अनुसार क्या है, बच्चे अभी मेच्योर नहीं है, इस वजह से वो अपने आप में इस तरह से बड़बड़ाते हैं या बातें करते हैं। जबकि वाइगोस्की जी ने उसको सामाजिक स्तर पर उसके महत्व को दिखाया है, उसके महत्व को बताया है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं? देखिए यहाँ से अगर देखिए एक नोट है कि सीटेट में प्रश्न जब भी कभी भी समाज और भाषा एक साथ कभी भी अगर सीटेट में प्रश्न आए, या सामाजिक रूप से या समाज में भाषा सीखने की बात हो, सामाजिक रूप से या समाज में भाषा सीखने की बात हो, तो आंख बंद करके उत्तर किसको डालेंगे, वाइगोस्की जी को, क्योंकि भाषा का जिक्र वाइगोस्की जी ने किया है। ठीक है। निजी संभाषण का जिक्र वाइगोस्की जी ने किया है, समाज का जिक्र वाइगोस्की जी ने किया है, समाज में भाषा सीखने का जिक्र वाइगोस्की जी ने किया है। प्याजे जी ने कोई जिक्र नहीं किया, अगर किसी मनोवैज्ञानिक ने इसका कोई जिक्र नहीं किया है, केवल वाइगोस्की जी ने इसका जिक्र किया है। ठीक है। संज्ञानात्मक क्षेत्र में केवल दो ही मनोवैज्ञानिकों के विषय में हम लोग जान रहे हैं, प्याजे जी और वाइगोस्की जी। तो वाइगोस्की जी ने ही इस सबका जिक्र किया है। चलिए देखिए आगे बोल रहा है कि वाइगोस्की जी यह भी मत वाइगोस्की जी का यह भी विचार है कि ऐसे बच्चे जो अधिक से अधिक निजी संभाषण का उपयोग करते हैं, वे सामाजिक रूप से उन बच्चों की अपेक्षा अधिक दक्ष होते हैं जो ऐसे संभाषण का उपयोग नहीं करते हैं। मतलब जो बच्चे अपने आप से ज्यादातर वार्तालाप कर रहे हैं, निजी संभाषण कर रहे हैं या आंतरिक संभाषण कर रहे हैं या समाज के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, उनमें भाषाई दक्षता हमें ज्यादा देखने को मिलती है, ऐसे बच्चों की तुलना जो निजी संभाषण कम करते हैं, ठीक है, दूसरों से वार्तालाप कम कर रहा है, समाज के साथ कम इंटरेक्ट हो रहा है, उनकी कंपेयरिंग में देखा जाए तो वो बच्चों में भाषाई दक्षता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो इस तरह से उनके अनुसार निजी संभाषण क्या है, सामाजिक रूप से अधिक अभिव्यक्तिशील बनने की एक दिशा में बच्चों में एक उत्तम आरंभिक कदम होता है। यानी कि निजी संभाषण के माध्यम से बच्चे जो हैं और अधिक अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और अधिक उत्तम ढंग से व्यक्त करने की उनमें क्षमता आती है, उनमें कौशल आता है। और अधिक से अधिक मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों के विकास में निजी संभाषण को महत्व दिया है। इसका सपोर्ट और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने इसका सपोर्ट किया है कि बच्चों का निजी संभाषण जो है उनके सामाजिक विकास, उनके संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। समझ में आ रहा है? फिर पूजा जी आप थोड़ा लेट से जुड़ी थी। यस मैम। वाइगोस्की जी और प्याजे जी दोनों का अंतर समझ के रखिएगा आप लोग। देखिए एक नोट बोल रहा है, उसमें क्या बोल रहा है कि वाइगोस्की जी के अनुसार बच्चों के चिंतन में भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे भाषा के माध्यम से ही चिंतन करते हैं। बच्चे में
बच्चों में, क्योंकि चिंतन में, अपने विचारों में भाषा का ही प्रयोग करते हैं, जबकि पियाजे ने बच्चों के चिंतन और विचारों में भाषा का महत्व नहीं माना है। ठीक है। और पता है, बच्चे जो भी, बच्चे चाहे जो, हम कोई भी, हम लोग जो भी विचार करेंगे या सोचेंगे, इंग्लिश में सोचेंगे या उर्दू में बातें करेंगे, नहीं ना। हम लोग का जो मदर टंग होता है, हम लोग की जो मातृभाषा होती है, हम लोग अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं, विचार करते हैं कि ठीक है बहन की शादी होगी, हम अपने आप में बातें कर रहे हैं, हम अंदर में, अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि मान लीजिए मेरे घर में शादी लगने वाली है, मेरी बहन की शादी हो रही है, तो हम ये शॉपिंग करेंगे, ऐसे खरीदेंगे, वैसे खरीदेंगे, जो कुछ भी करेंगे, हमारा जो लैंग्वेज है जिसमें हम बातें करते हैं, जिसमें हमको ज्यादा क्या होता है, आसानी होती है, सुविधा होती है, उसी भाषा में भी हम क्या करते हैं, विचार करते हैं, उसी भाषा में हम सोचते हैं। ठीक है। हम इंग्लिश में नहीं सोचेंगे कि मेरी बहन की शादी होगी तो हम ये करेंगे, या उर्दू में नहीं सोचेंगे, हम अपनी मातृभाषा में ही वो सारे चिंतन और विचार करेंगे। तो प्राय बच्चे जो कुछ भी चिंतन और विचार करते हैं, अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं। ठीक है। तो भाषा के माध्यम से ही हम लोग सोचते हैं। चलिए आगे क्या है कि शिक्षा मनोवैज्ञानिकों में वाइगोस्की का यह सिद्धांत बहुत ही लोकप्रिय है, और इस सिद्धांत में व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सहयोगात्मक अधिगम पर भी बल दिया गया है। सहयोग का जिक्र वाइगोस्की जी ने, इसको सहयोगात्मक अधिगम भी कहते हैं, यानी कि सहयोग के द्वारा, अधिगम का मतलब होता है सीखना, सीटेड में आप लोग पढ़े होंगे, अधिगम का मतलब हो गया लर्निंग, सीखना, तो इसको सहयोगात्मक अधिगम यानी कि सहयोग के माध्यम से सीखना भी कहते हैं। अब देखिए वाइगोस्की जी के का जो सिद्धांत है, उसका कुछ शैक्षिक आशय है, वो हम आप लोग को बता रहे हैं। क्या बोल रहा है कि वाइगोस्की जी के सिद्धांत द्वारा शिक्षा एवं अधिगम के लिए एक नई दृष्टि प्रदान की गई है। पियाजे जी ने क्या कहा था कि बच्चों का अगर स्तर यहीं तक है तो उसको छोड़ दो, वो यहीं तक सीख पाएगा, आगे नहीं सीख पाएगा। लेकिन वाइगोस्की जी ने एक नया स्तर बताया। क्या बताया? कि अगर बच्चे को हम थोड़ा सा सहयोग दे दे, थोड़ा सा समझा दे, उसको इजी वे से समझा दे, तो बच्चा इसे आगे कर सकता है। तो ये वाइगोस्की जी का शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत अधिक उपयोग होता है। अच्छा, यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे शिक्षण और अधिगम के सामाजिक संदर्भ तथा सहयोग में महत्व पर काफी बल डाला जाता है। वाइगोस्की जी के सिद्धांत के अनुसार स्कूल में जो वर्ग या कक्षा चलाए जाते हैं, स्टैंडर्ड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो कक्षाएं चलाई जाती हैं, उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता पर बल डाला जाता है। मतलब हर लेवल, क्या बताए थे हम लोग, इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़े थे ना, कि हर बच्चा में कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। अब कक्षा 3 में पढ़ने वाला बच्चा और कक्षा 5 में पढ़ने वाला बच्चा, दोनों की कैपेसिटी तो अलग अलग होगी, दोनों का संज्ञानात्मक क्षेत्र तो अलग अलग होगा, दोनों की समझ अलग होगी। तो उसके अनुसार हमको क्या करना है, उसके लेवल की शिक्षा देनी है। बच्चों को सक्रिय सहभागी के लिए पर्याप्त अवसर देने पर बल दिया गया है। मतलब बच्चा, अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो हमको क्या करना है, बच्चों को खुद को उसमें इन्वॉल्व करना है। हम टीचर इन्वॉल्व नहीं होंगे, हमको बच्चों को इन्वॉल्व करना है, हमको बच्चों को उसमें एक्टिव करना है। चलो तुम उस ब्लैक बोर्ड पे तुम ये सम्स बना के दिखाओ, तो बच्चा अगर खुद उसमें इन्वॉल्व होगा, खुद उसको अपने हाथों से बनाएगा, तो बच्चे की समझ जो है उस प्रश्न के प्रति या उस सम्स के प्रति ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। इससे छात्रों का शैक्षिक विकास जो होता है वो मजबूत होता है। ये हो गया हम लोग का पियाजे जी और वाइगोस्की जी का चैप्टर फिनिश, खत्म। अब बताइए, अब आप लोग को इसमें हम आज इसका पीडीएफ बना के आप लोग को भेज देंगे। अब बताइए, आप लोग को इसमें कुछ प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है, हम इसका पीडीएफ भेज देंगे, आप लोग इसको घर में पियाजे जी से लेकर वाइगोस्की जी तक पूरा इसको आप लोग पढ़िएगा, और नेक्स्ट मंडे आप लोग को जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन हमसे पूछिएगा। बैठ दीजिए तो। मैम निजी संभाषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? निजी संभाषण को ही हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक। निजी संभाषण को इंग्लिश स्पीच, इसको आंतरिक संभाषण भी कहते हैं। ठीक है, आंतरिक संभाषण भी कहते हैं। ये हम लोग का किसका है कहना? वाइगोस्की जी का। मतलब आंतरिक संभाषण और निजी संभाषण एक ही चीज है मैम? एक ही है, एक ही है। आंतरिक संभाषण और निजी संभाषण एक ही है। ओके। मेरा क्वेश्चन कहाँ चला? मैम मैं एक ये पॉइंट बताइए ना, सहयोगात्मक शिक्षण भी कहते हैं, क्या बोले सहयोगात्मक थे मैम? सहयोगात्मक शिक्षण यानी कि किसी के सहयोग से, किसी के सपोर्ट से
हमारा लेवल केवल 20% तक है, हम किसी के सहयोग से 50% पे चले गए तो वो हो गया सहयोगात्मक शिक्षण। यानी कि हमको कक्षा में हम जाते हैं तो टीचर्स के सहयोग से ना हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, तो वो हम लोग का क्या हो गया, सहयोगात्मक शिक्षण कहलाया। ठीक है, उसी को कहेंगे हम लोग सहयोगात्मक शिक्षण। चलिए एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे नहीं शब्द को आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अक्सर क्या होता है, जल्दी में आदमी पढ़ता है, वो नहीं शब्द को गलत कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन सुनिए, निम्न में से कौन सा कथन, ये सीटेट का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। ठीक है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ठीक है, प्याजे जी के अनुसार। अगला बोल रहा है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। यहाँ पे मेरा कट गया है क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ, दूसरा था, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग स्वयं करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। बताइए कौन सा जो है। हाँ, फोर्थ मैम। फोर्थ वाला क्या जी होगा। मैम। मैम वो नहीं होगा, क्योंकि पर्यावरण से प्याजे जी बताए ही नहीं है कि पर्यावरण से वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। नहीं, कोई हम लोग का फोर्थ वाला ऑप्शन है कि बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। जी मैम, प्याजे जी का ये कथन सत्य नहीं है मैम। हाँ, कौन सा सिद्धांत जो है प्याजे जी के अनुसार सही नहीं है, यहाँ पे ये पूछा है। जी मैम, फोर्थ वाला सही नहीं बच्चे, है। प्याजे जी जो बोल रहे हैं कि बच्चे गुणात्मक चरणों में विकास होता है। गुणात्मक यानी कि जितने भी बच्चे के, चाहे उनका भाषाई विकास हो, चाहे हम लोग का संज्ञानात्मक विकास हो, जितना भी विकास हो, सब में गुणात्मक चरणों में विकास होता है। प्याजे जी के अनुसार ये सही है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये एक बात बोल रहा है। Children construct and use knowledge about their world. देखिए आप इस सेंटेंस को सुनिए ना ध्यान से, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। यहाँ पे स्वयं शब्द का प्रयोग नहीं किया है। प्याजी जी क्या बोलते हैं, बच्चे अपने वातावरण के साथ अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। यहाँ पे स्वयं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पे 4 नंबर बोल रहे हैं कि बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, तो बच्चे अपने पर्यावरण के साथ क्रिया नहीं करते हैं। अपने प्याजे जी ये भी तो बोलते हैं कि बच्चे अपने पर्यावरण के साथ क्रिया, एक्टिव रूप से, ठीक है, क्रियाशील होकर अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। तो बच्चे तो अपने पर्यावरण के साथ तो क्रिया कर ही रहे हैं। ये बात तो प्याजे जी के अनुसार सत्य है ही। प्याजे जी के अनुसार कौन सा सत्य नहीं है, ये पूछ रहा है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। अगर हम लोग निरंतर प्रयास करते रहे, निरंतर कोशिश करते रहे, तो हमारा अधिगम होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है कि बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, यहाँ पे स्वयं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब स्टेज वाइज प्याजे जी का 4 फोल्डेड थ्योरी से एक क्वेश्चन पूछते हैं। दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार, ठीक है, की एक सीमा नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक में बच्चों में कौन कौन सा एबिलिटी आ जाता है, कौन कौन से गुण आ जाते हैं, उसको ध्यान रखिएगा। बोल रहा है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, ठीक है, इसके बाद अहम मान्यता, इसके बाद देखिए शब्द कौन कौन सा दिया है। अहम मान्यता को हम लोग ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं। अहम मान्यता जो शब्द है हिंदी में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, उसका इंग्लिश देख लीजिए। इंग्लिश को, उसको इंग्लिश में ही क्या कहते हैं, ईगो सेंट्रिज्म। और अनुक्रमणीयता, इसका मतलब होता है हम लोग का, अनुक्रमणीयता का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है इरिवर्सिबिलिटी।
यानी कि अनुक्रमणिकता का मतलब हो गया कि बच्चे जो होते हैं ना, किसी भी चीज को वर्गीकृत रूप से सजा नहीं सकते, वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। अब बताइए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की जो भी एबिलिटीज होती है, जो भी गुण बच्चों के अंदर आते हैं, उनमें से ये कौन सा एक ऐसा है जो इसकी सीमा के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शन है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, ठीक है, प्रतीकात्मक विचार का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, संकेत के द्वारा बताए थे, संकेत और चिन्ह बताए थे आप लोगों को, ठीक है। तो प्रतीकात्मक विचारों का विकास, प्रतीकात्मक विचारों का विकास पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हम लोग दो भागों में बांटे थे, हाँ, प्राक संप्रत्यात्मक और अंतर्दर्शीय। उस प्राक संप्रत्यात्मक के अंतर्गत ही हम लोग का प्रतीक आया था, प्रतीक में हम लोग चिन्ह और संकेत का प्रयोग किए थे, तो यह तो पूर्व संक्रियात्मक के अंतर्गत आ ही गया, ठीक है। इसके बाद ईगो सेंट्रिज्म यानी कि ईगो, ये भी पूर्व संक्रियात्मक में ही आ गया था, ठीक है। ध्यान केंद्रित करने, टेंडेंसी ऑफ ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति यानी कि अनुकरण करने की प्रवृत्ति, ये भी तो बच्चों का इस स्टेज में आ गया था। कौन सा नहीं आया था? अनुत्क्रमणीयता यानी कि हम लोग का इरिवर्सिबिलिटी, ये जो इंग्लिश है इसका अनुक्रमणीयता यानी कि क्रमिक रूप से सजाने की जो क्षमता होती है, यह बच्चों में इस स्टेज में नहीं थी। वर्गीकरण करने की क्षमता, संरक्षण की क्षमता, या फिर एक और कौन सा था हम लोग का, वो तीनों का तीनों किस स्टेज में आता है? हम लोग का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है ना। ये 4th नंबर ऑप्शन है, यही एक तो जो था बच्चों का इस स्टेज में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं आया था। और कोई प्रश्न नहीं है? मेरे पास केवल इसी का एक क्वेश्चन था, कहाँ चला गया? खाली त्यागी जी वाला ही क्वेश्चन था इसमें। यहाँ पे तो नेट ही नहीं पकड़ता है, नेट चलता ही नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए तो, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास चैप्टर पढ़े हैं ना आप लोग? बताइए इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है हम लोगों का, विकास एक धारणीय या एकायामी होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2 है विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। तीसरा ऑप्शन है विकास अनुवांशिक और संपोषण से प्रभावित होता है। और चौथा है विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। क्वेश्चन था इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, नेगेटिव में दे रहा है, ठीक है। तो विकास जो है ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। जी कैसे मैम, होता है और होता है मैम। विकास? हम लोग का ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। मैम केंद्र से बाहर की तो केंद्र से बाहर की की ओर ओर होता है। होता है, लेकिन ऊपर से नीचे होता है। एक तो गलत दे दिया ना उसमें, यानी कि ये ऑप्शन कट गया ना। विकास जो है हम लोगों का अनुवांशिक और संपोषण से प्रभावित होता है। विकास हम लोग का अनुवांशिक और संपोषण, अनुवांशिक का मतलब हो गया हम लोग का जी मैम, हेरिडिटी और संपोषण का मतलब हो गया एनवायरमेंट, ठीक है। होता है, तो ये दोनों तो होगा प्रभाव। ना, इन दोनों से होता है, ये ऑप्शन हम लोग का राइट है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, किसी भी मानव का विकास उसकी जी मैम, सोसाइटी में, समाज में, संस्कृति में होगा, ये भी ऑप्शन हम लोग का
राइट होता है। के बाद बोल रहा है विकास एक धारणीय और एकायामी होता है। है मैम, ये सतत चलता है विकास। सतत चलता, एक यामी का मतलब विकास के केवल एक ही क्षेत्र होते हैं, एक ही साइड से वो आगे की तरफ बढ़ता है, वो तो बहुयामी होता है। विकास जो है बहुयामी है, एकल यामी नहीं है। विकास का सारा पक्ष एक साथ विकसित कर रहा है, चाहे उसका सामाजिक हो, मानसिक हो, संज्ञानात्मक हो, भाषाई हो, चाहे सामाजिक हो, वो बहुयामी। विकास क्या होता है याद रखिएगा, विकास क्या होता है हम लोग का, बहुयामी होता है। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो ऊपर वाला जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन था ये जो है हम लोग का विकास का सिद्धांत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं, बोल रहा है शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। पूजा जी, गायत्री जी, आप लोग भी आंसर दीजिए। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है, गामक विकास पर, भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास पर, या नैतिक विकास पर? क्या होगा? शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? मैम शीर्षगामी संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान, वही तो समझना है कि शीर्षगामी क्या होता है। ऐसे ही तो क्वेश्चन दे देता है हम लोग का, ऐसे ही तो क्वेश्चन दे देता है। शीर्षगामी समझने की कोशिश कीजिए। शीर्षगामी, शीर्ष यानी कि सिर से पैर तक, ये बच्चों का क्या हो रहा है, इसमें बच्चों का सिर से पैर तक जो विकास हो रहा है, इसमें भाषाई विकास हो रहा है, बच्चे का भाषा का विकास हो रहा है इसमें, या फिर बच्चे का संज्ञान का विकास हो रहा है, या बच्चे का नैतिक विकास हो रहा है? इसमें बच्चे का गामक विकास हो रहा है, मोटर डेवलपमेंट, शारीरिक विकास हो रहा है। शारीरिक विकास को ही हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। शीर्षगामी सिद्धांत, ये क्वेश्चन अलग घुमा के पूछता है, अलग अलग नाम दे देता है, इसी चीज को तो समझना है। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है, तो गामक विकास पर लागू हो रहा है। इसमें बच्चे का भाषाई विकास नहीं हो रहा है, इसमें बच्चे का संज्ञानात्मक विकास नहीं हो रहा है, इसमें बच्चों का नैतिक विकास भी नहीं हो रहा है, इसमें बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन बताइए, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? किसके? ये भाषा से हो गया ना, भाषा आप लोग को पढ़ाए नहीं है। वेरी गुड, कोहेल प्याजे जी का आ गया सिद्धांत। बताइए प्याजे जी के सिद्धांत, अभी प्याजे जी रिसेंटली आप लोग पढ़े हैं। प्याजे के सिद्धांत के सैद्धांतिक दृष्टिकोण में नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 समायोजन, ऑप्शन नंबर 2 सामाजिकीकरण, ऑप्शन नंबर 3 आत्मसातकरण, और ऑप्शन नंबर 4 संगठन। सबसे पहले तो जो गलत ऑप्शन है उन लोग को काट के हटाना सीखिए। ठीक है। अब बताइए प्याजे जी का सिद्धांत है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अनुकूलन की बात कर रहे हैं। अनुकूलन में आत्मसातकरण और समायोजन जो आया, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उसकी बात हो रही है। तो इसमें जो सामाजिकीकरण एक टॉपिक दिया है और संगठन एक टॉपिक दिया है, ये दोनों तो इससे पहले ही आउट हो गया ना। ये दोनों को हटा दीजिए, ये दोनों ऑप्शन को हटा दीजिए, रह गया कौन सा ऑप्शन? 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन के बीच में आप लोग को ढूंढना है कि सही ऑप्शन क्या है। अब बताइए प्याजे के सिद्धांत सैद्धांतिक दृष्टिकोण में नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करना, नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहेंगे? समायोजन कहेंगे या आत्मसातकरण कहेंगे? कोई एक जन आंसर दीजिए। समायोजन। चलिए पूजा जी, आपके अनुसार क्या आंसर होगा? क्वेश्चन है प्याजे के सिद्धांत सैद्धांतिक दृष्टिकोण में नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को, हमारे पास जो पहले से अनुभव है, जो ज्ञान है, उसमें हम नई सूचनाओं को, नए इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं? शामिल कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? समायोजन। जल्दी जल्दी बताइए, ईवीएस भी हम लोग को पढ़ना था।
पानी है यहाँ पे। गायत्री जी आप नहीं बोलिएगा। समायोजन कहेंगे, इसमें साफ साफ तो लिखा हुआ है नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करना। ठीक है, हमारे पास मौजूदा ज्ञान का मतलब क्या है? हमारा पूर्व अनुभव। मौजूदा ज्ञान हमारा क्या है? पूर्व अनुभव ही ना है। तो हम अपने पूर्व अनुभव में नए इंफॉर्मेशन को, नए ज्ञान को शामिल कर रहे हैं, यानी कि समायोजन ही ना कर रहे हैं। क्या होगा ये ऑप्शन? समायोजन। चलिए एक क्वेश्चन है, समझिए इसको आप लोग ध्यान से, पहले समझने की कोशिश कीजिए। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है। ठीक है, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। ठीक है, यानी कि अगर किसी भी वस्तु के विषय में हमें बताना है तो हमें शब्दों का प्रयोग करना होगा। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्ध नहीं कर पाती है। मीना को लॉजिक का क्या है? लॉजिक करने लगी है, लेकिन उसका लॉजिक जो है अब बहुत ज्यादा क्रमबद्ध नहीं है। उसका लॉजिक जो है वास्तविकता से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है? परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्ध नहीं कर पा रही है मीना। तो मीना प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? मीना को शाब्दिक ज्ञान हो चुका है। ठीक है, उसको समझ में आ गया कि शब्द वस्तुओं का क्या है? प्रतीक है। अब वह तर्क भी करने लगी है मीना, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता उसमें नहीं अभी भी है। उसमें क्रमबद्धता नहीं है, उसमें वह लॉजिक वो जो दे रही है उस लॉजिक में बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है, सच्चाई नहीं है। तो मीना प्याजे जी के फोर प्रोडक्ट थ्योरी के किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर 1 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 2 है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 3 है संवेगी गामक अवस्था और ऑप्शन नंबर 4 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताओ। पूर्व प्रयाग सक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था केवल निशांत जी ही को ही हम पढ़ाए हैं, बाकी किसी को नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तक हम लोग क्या देखे थे कि बच्चों में हर चीज का विकास हो जाता है। बच्चों का कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हो चुका होता है, बच्चे किसी चीज को संरक्षण की क्षमता उनमें आ जाती है, बच्चों को किसी चीज में क्रमबद्धता आ जाती है। ये सारे गुण बच्चों में आ जाते हैं। बस क्या है कि किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से देख कर ही कॉन्सेप्ट का निर्माण कर पाती है। और यहाँ पे बोल रहा है कि उसमें जो है मीना में जो है अभी संरक्षण की क्षमता और क्रमबद्धता नहीं आई है। तो नहीं आई है इसका मतलब क्या? और वो लॉजिक दे रही है, ये भी बता रहा है कि वो लॉजिक भी दे रही है। तो बच्चा लॉजिक भी दे रहा है और बच्चों में क्रमबद्धता भी नहीं आई है और संज्ञानात्मक संरक्षण का भी गुण नहीं आया है, यानी कि बच्चा कौन से स्टेज में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। ठीक है, क्योंकि संवेदी पेशी अवस्था में तो ये गुण था नहीं। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आता है। चलिए अभी आप लोग को तुरंत पढ़ाए हैं, आंसर दीजिएगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD, ठीक है, का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था? बताइए। वाइगोस्की ब्रूनर मैम। ने, बिना ऑप्शन दिए आंसर दे दिए। किसने? वाइगोस्की ने। समीपस्थ विकास के क्षेत्र का प्रतिपादन किसने किया था? वाइगोस्की ने। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा कथन ले वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? कौन सा कथन ले वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? नंबर 1 बोल रहा है अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेशी है और अधिगम एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण होते हैं। क्या होगा? अभी आप लोगों को लास्ट में एक नोट पढ़े थे और नोट में बताए थे कि जहाँ समाज का जिक्र हो, जहाँ भाषा का जिक्र हो। सेकेंड ऑप्शन ऑप्शन। हम सेकंड ऑप्शन है अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। जी मैम, यही आंसर है। जहाँ समाज का जिक्र हो रहा है, जहाँ भाषा का जिक्र हो रहा है, कौन है? वाइगोस्की जी है। क्योंकि देखिए अधिगम, लास्ट ऑप्शन जो बोल रहा है अधिगम एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें 4 चरण है, ये तो पहले ही कट जा रहा है। वाइगोस्की जी ने बच्चों के लाइफ को चरणों में बांटा ही नहीं है।
बटा है, हम बोल रहे थे ना, वाइगोस्की जी ने इसको बांटा ही नहीं है। इसके बाद बोल रहा है कि अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, ठीक है, यानी कि अनकॉन्शियस प्रोसेस है। अनकॉन्शियस प्रोसेस का जिक्र भी वाइगोस्की जी नहीं करते हैं, यानी कि उनके मन में कहीं ना कहीं वो बात छुपी हुई है, ठीक है, उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात छुपी हुई है और बच्चा कुछ माइंड में जोड़ देके उस चीज को याद करता है। इसका जिक्र वाइगोस्की जी ने कहीं नहीं किया है। और अधिगम एक उत्पत्ति मूलक क्रमादेशी है, ठीक है, इसका यानी कि जेनेटिकली हम लोग का उत्पत्ति मूलक क्रमादेशी का मतलब होता है कि जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिकली वो हमारे अंदर आया है। इसका भी जिक्र वाइगोस्की जी ने कहीं नहीं किया है। वाइगोस्की जी ने किसका जिक्र किया है? समाज का जिक्र किया है, यानी कि अधिगम क्या है? हम लोग का एक सामाजिक क्रिया है। चलिए आंसर अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे आता है? हाँ जी मैम। अच्छा, एक आप लोगों को पढ़ाए नहीं है ये टॉपिक, लेकिन आप लोग से पूछ रहे हैं, बताइए तो आंसर क्या होगा? पारो अपने पिता की पढ़ाई की बढ़ई की दुकान में, एक मिनट दिख नहीं रहा, कहाँ चला गया? हाँ, क्या बोल रहा है कि पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक यानी कि टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक क्या करती है? मापती है। उसे हॉल में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला, ठीक है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं यानी कि खासकर गणित की का सामान करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को, ठीक है, अपने पिता की दुकान में जब थी पारो, तो अपने पिता से जो भी हिसाब किताब था, उसको लकड़ी को कैसे मापना है, क्या करना है, वो बड़ा अच्छे से कर लेती थी, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होता था। लेकिन जब स्कूल में उसका दाखिला होता है और उसको एक छोटा सा, एक मिनट, हेलो, तो जब उसको स्कूल में दाखिला मिला, उसको एक छोटा सा सम्स मिला बनाने को, तो वो सम्स में मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो इस स्थिति में अध्यापक को बताइए क्या करना चाहिए? पाठक को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है। आप लोग अपने दिमाग से इसका बताइएगा आंसर। बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो आप लोग खुद से कर सकते हैं। पारो को क्या कहना? टीचर कहेगी कि तुम्हारे में पढ़ने की क्षमता नहीं है, तुम पढ़ नहीं सकती है। पारो को परीक्षा देनी चाहिए और दोहरावन या वेधन को बढ़ावा देना चाहिए। दोहरावन या वेधन का मतलब होता है कि उसको बार बार उसी चीज को रिपीट करना चाहिए, बार बार एक ही चीज को उसको दोहराना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, ठीक है, रटवाना जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो एनसीईआरटी रटवाने की को नहीं बोलता है। अगला बोल रहा है कि पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणित अनुभवों का समावेशन करना चाहिए। एक ऑप्शन ये बोल रहा है। और चौथा बोल रहा है पारो को घर पर सीखे सीखे ज्ञान को स्कूल के सीखे ज्ञान से पृथक रखने के लिए कहना चाहिए। मतलब जो तुम घर में सीखी है उसको अलग रखो, यहाँ पे स्कूल में उसको मत लाओ, उसको इससे कनेक्ट मत करो। हाँ, क्या होगा इसका आंसर? थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है कि पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए। प्रासंगिक का मतलब होता है कि पारो जो अपने निजी जीवन में जो कुछ भी अनुभव की है, जो कुछ भी सीखी है अपने पिता की दुकान में, उससे संबंधित करना चाहिए उसकी विद्यालय की शिक्षा को। हम लोग का पर्यावरण अध्ययन क्या कहता है कि बालकों को पर्यावरण से बीच रखकर उनको उसके बीच जोड़कर उनको शिक्षा देनी चाहिए। तो यहाँ पर भी उसका जो दैनिक जीवन में वो जो कुछ भी उपयोग कर रही थी या जो कुछ भी अपने पिता की दुकान में सीखी थी, उसके प्रसंग में रखकर हमें उसको सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। तथा पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभव का समावेशन, मतलब वो अपने विद्यालय के बाहर जो कुछ भी सीखी, पापा की दुकान में जो कुछ भी सीखी, उसको हमें विद्यालय के ज्ञान से जोड़कर उसको कनेक्ट करके उसको बताना चाहिए, तो बच्चा ज्यादा अच्छे से सीखेगा। मैथ हम लोग जब पढ़ेंगे ना,
तो मैथ में जो बच्चों को शुरुआती दौर पे ट्रायंगल्स या रेक्टेंगल्स ये सब बताया जाता है ना, तो उनके दैनिक जीवन से जोड़कर बताया जाता है कि बच्चा देखो देखो इसको ट्रायंगल कहते हैं। समोसा देखा है, समोसा ये ट्रायंगल शेप में होता है, ठीक है, उसके कोण निकले होते हैं। उसको इस तरह से दैनिक जीवन से, यहाँ पे भी बच्चों को वैसे ही सिखाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि उसके दैनिक जीवन, उसका जो निजी जीवन है, उसने निजी जीवन में जो भी उसका अनुभव हुआ है, उस अनुभव को कक्षा के ज्ञान से जोड़कर ही बताना चाहिए। एक मिनट, वो हमको फोन कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? चलिए आज हम लोग का ईवीएस नहीं होगा, अब हम लोग मंडे ईवीएस करेंगे, या फिर आप लोग बात कर लीजिएगा। तो अगर घर से क्लास होगा तो हम आप लोग को घर से ही ईवीएस करवा देंगे कल संडे को। हाँ। चलिए आप लोग आज आप लोगों से बहुत सारा क्वेश्चन पूछे, आप लोगों को समझ में आया होगा, आइडिया हुआ होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। कहाँ गए हैं? कुछ कुछ है जो हम आप लोग को पीडीएफ उसका भेज देंगे, आप लोग को खुद उसको पढ़ना है। क्वेश्चन नहीं है, जैसे कि एनसीएफ हम लोग का 2020 का जो एक प्रारूप है वो आप लोग पढ़ जाइएगा ऐसे ही खुद से अपने से। पैदल हम नहीं जाएंगे, हम भले यहीं रह जाएंगे, पैदल हम नहीं जाएंगे। हाँ सच में हम भूल जाएंगे। दूर है? दूर नहीं है, बहुत दूर। हम लोग के लिए दूर नहीं है। नहीं, हमको पता है रास्ता, डेली आ रहे हैं, 1 महीना हो गया तो हमको रास्ता याद हो गया है। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बाकी हम लोग और भी क्वेश्चन बनाएंगे इसका। एक मिनट। अच्छा ठीक है, क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है। आप बात कर लीजिएगा, आप लोग के पास मेरा नंबर है ना? आप लोग के पास मेरा नंबर है ना? तो आप लोग बात कर लीजिएगा सर से अपना। अगर ईवीएस पढ़ना है संडे तो आप लोग हमको कॉल करके इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हमको लिंक भेज दीजिएगा, हम घर से ही क्लास लेंगे। हाँ तो सर से बात कीजिएगा, हमको बता दीजिएगा, हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। 4 4 4। ठीक है, तो क्लास ऑफ करें।